जी हम देख रहे हैं ऑर्डर 20 को। अब ये तेज़ कैसे हो गए? मैं वही कह रहा था ना कि रोला ज़रूर है। ये अच्छा, ये ऑर्डर था 20 और सेक्शन 33, ठीक है, जजमेंट और डिक्री। अच्छा, इसके अंदर ना हम रोज़ देखते हैं हमारे यहाँ ये जो ऑर्डर 20 है इसकी बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है। एक तो आपने देखा होगा कि वो 15 दिन की डेट डालता है, ठीक है, जब भी आपकी वो बहस अखीर के लिए कि लास्ट बहस है जनाब, फाइनल बहस है, कर लो, वो जब भी एविडेंस क्लोज हो जाती है उसके अंदर ही लिखा होगा कि वो आपको डेट डालेंगे, एक वो नेसेसरी है कि 15 दिन की डेट डाल दें, ठीक है। जब वो डल जाएगी तो फिर क्या करना है आपने? अब कोर्ट, क्योंकि बीइंग अ जज और बीइंग अ एडवोकेट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है। उसने कहा कि अगर तो वो पे कर दे तो बात ख़त्म। देखे ना, डिक्री हो गई। जब डिक्री होती है तो दो पार्टीज इसके अंदर शामिल होती हैं। कौन कौन सी? शाबाश, खुल के वक्त बोलिया करो पुत्र, शाबाश। डिक्री है तो इसके अंदर दो बंदे आएंगे, एक क्या, डिक्री होल्डर, हाँ जी, और जजमेंट डेटर, डेबिटर या डेटर है, वो बड़ा लफ्ज़ सुनते हैं आज भी, जजमेंट डेबिटर। अच्छा, डिक्री की डेफिनेशन तो 2 में है। इसी तरह अगर डिक्री होल्डर तो 2-3 कर लो। जजमेंट की डेफिनेशन कहाँ पे है? 2, 8 क्या 10। तो और जजमेंट डेटर 2, जजमेंट डेटर 2, जजमेंट डेटर 2-10 में है, लेकिन जजमेंट 2-9 में है, ठीक है। जजमेंट कहाँ पे? 2-9 में है। तो जहाँ जजमेंट है उसकी अगली जजमेंट डेटर है, जहाँ डिक्री है उसकी अगली डिक्री होल्डर है। तो ये भी बाज़ का तो लॉ भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब डिक्री होती है तो अब डिक्री एक्चुअली डिक्री शीट बनती, क्या बनती है? डिक्री शीट। ये कौन से लॉ के तहत बनती है? ऑर्डर 20 रूल 6। और इसके अंदर मैं, आप सारे माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग है, इसके अंदर कंटेंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ मेजॉरिटी हमको ये चीज़ें पता हैं या हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते कि जब डिक्री होती है ना तो वो कंटेंट्स ऑफ डिक्री देखे होंगे आपने, उसमें अपने कोर्ट फीस भी एक लिखा होगा, खाना बना हुआ है, उसके अंदर एक्सपेंसेस भी लिखा होगा, उसके अंदर एडवोकेट की फ़ी भी लिखा होगा, कोई मिसलेनियस चार्जेस भी लिखा होगा। कभी हमने वो डिक्री शीट में इंक्लूड करवाए? आंसर इज नो। क्यों? वो आपके साथ डिक्री में इंक्लूड होंगे, वो आपको मिलेंगे, वो डिक्री में मिलेंगे, लेकिन हम कभी इसकी इस्तदा ही नहीं करते कि भाई, अब मैंने अच्छी प्लीडिंग करने वाले देखे हैं, वो प्रेयर के अंदर ही मांगते हैं कि भाई जो हमारे एक्सपेंसेस हुए वो एट द लास्ट जब डिक्री हो तो वो भी हमें दिलवाए जाएं, ठीक है। और जब आप बहस अखीर करते हो तो उस वक्त ये एक बना के देंगे कि जनाब ये देखिए इतनी प्रोफेशनल फी ली इसने, इतने मेरी कोर्ट फीस थी, वो इतने इस पे खर्चाजात हुए, वो सारे भी डिक्री के अंदर, क्योंकि कंटेंट सब डिक्री देखेंगे, उसके अंदर ये अलग अलग खाने बने हुए हैं। लेकिन हमने कभी इसको बॉदर ही नहीं किया ना। कभी किसी के पास शायद चले, मैं कल कोई या कोई बच्चा कोई डिक्री एक ले आए, डिक्री शीट में आपको दिखाऊं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है बाकायदा, खाने में आगे लिखा होता है फिल नील या कांटे लगे होते हैं, और नीचे टोटल ग्रॉस सम भी लिखा होता है कि इतने, बट वो कख नहीं जे होता। वजह ऐसे हमने कभी कहा ही नहीं, उसने कहा ठीक है, नहीं कहते सही है जाने दो, हमने तो फीस हजम कर ली होती, बट उन्होंने तो दिलवा दियो जी तुसी लीती, उन्होंने तो दे दियो, ठीक है। वो अल्टीमेटली वो भी तुसी कहना है साड़ी है भाई असी कराइए डिग्री, तुसी जो है ना तुहाडी उन्नी है जिन्नी जितनी भी होती है, ये आपकी मर्जी ना। आप लाख रुपए लिख दो कि मैं लाख रुपए प्रोफेशनल फी, मैंने लाख रुपए लिए, बात खत्म। मैंने 2 लाख प्रोफेशनल फी ली है, मैंने 10 लाख लिए, आप प्रोफेशनल फी लेते हो ना। जब उसके अंदर ये खाना टेंटेटिव बना हुआ है, क्या आप क्यों नहीं लिखते? वो डिक्री होगा, चाहे वो प्लेंटिव के हक में, चाहे वो डिफेंडेंट के हक में। आप बहसों करके कह के तो आओ
वो अच्छा सपोज क्या था कि आप इसका सबूत, जनाब देखें मेरा लेटर पैड, इसका सबूत मैंने लिए, बात खत्म है। लेकिन हमने इवन तो कोर्ट फी ऊपर लगा हुआ है, कोर्ट फी तो लगा हुआ है ना, उसको भी हमने कभी नहीं कहा कि सर वो भी डिग्री कर दो, ठीक है। अच्छा कुछ जाए तो वो डिग्री कर देता है, वो 15,000 लिखा होता है, अदरवाइज नहीं लिखा होता, ठीक है। इवन तो प्रोसेस फी का भी लिखा होता है कि वो भी हमने दिए जनाब, ईच एंड एवरीथिंग का खाना बना हुआ, लेकिन हमने उसको कभी बॉदर नहीं किया। इसलिए आप लोग अच्छे जजेस होंगे या अच्छे लॉयर्स होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए और आप लोगों ने इस बात पे अमल करना। जैसे मैंने वो आपको बताया था कि फैमिली के अंदर वो भी आप लिखवाया करें, इस तरह इसका भी किया करें। चीज़ें जो है ये आप अपनी प्रैक्टिस, क्यों आप, वो कहते हैं जो सक्सेसफुल पर्सनस होते हैं ना, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, वो डिफरेंट थिंग्स नहीं करते बट दे एक्ट डिफरेंटली। चीजें वही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं बट अलग तरीके से, उनका तरीका अलग होता है। दैट इज व्हाई दे आर द क्या जी, दैट दे आर द ऑन टॉप, दे आर सक्सेसर। हम क्या हैं, हम तो फिर वही सारे जिम्मे कारण मम्मी उन जी कर रहे हैं फिर। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को, ये मिन्यूट चीज़ें होती हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी हैं, प्रोफेशनलिज्म है ये। अच्छा आगे चलते हैं जी। डिक्री शीट हमने देख ली, फिर इसके अंदर हमने चीज़ें देखी थी कि क्या क्या चीज़ें, क्या डिक्री की इंस्टॉलमेंट भी की जा सकती हैं। आंसर इज यस। जब इसको ऑर्डर 20 इंटैक्ट है तो वो कहता है इंस्टॉलमेंट कर दो, वो गालबन 10 है या 11 है, 11 के अंदर वो कहता है कि इसकी इंस्टॉलमेंट कर दो। फिर मैंने कहा था कि प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, क्या होती है, प्रीलिमिनरी डिक्री। अब वो प्रीलिमिनरी हर सूट में नहीं होती, इसके अंदर इसने बताए हुए सिर्फ वो 13 है, गालबन 15, 16 है और 18 है, सिर्फ ये वाले ऑर्डर 20 के रूल्स हैं। मैं अगर गलत नहीं तो इसको ज़रा वो कर दीजिएगा साथ में, हम चलो पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो यही 4 जगह हैं जहां पे वो क्या कर सकता है, आपके ऑर्डर 20 के कहाँ पे प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है। इन सूरतों में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का सूट है, एडमिनिस्ट्रेशन का सूट है, या आपका पार्टीशन का है, या आपका जो है वो आप लेते हो कंपनीज के रेंडेशन ऑफ अकाउंट्स का है, तो उसके अंदर ये प्रीलिमिनरी डिक्री पास क्यों होती है, जहां रोला होता है बेसिक रिलेशनशिप का। पहले आपने ये कोड डिटरमिन करती क्या है कि इनके दरमियान में रिलेशन है, अगर है तो देन हम दूसरी तरफ जाके मेन डिक्री करेंगे। कहते वी आर पार्टनर्स, अगर आप पार्टनर्स हैं पहले तो ये साबित करेंगे आप पार्टनर्स हैं, फिर वो डिक्री पास हो गई कि यू आर द पार्टनर, डिक्लेरेशन डिक्लेयर होंगे का पार्टनर्स हैं, देन आगे वो रेंडिशन की तरफ जाएंगे हम, हाँ ठीक है जनाब हमारे दरमियान था, चलो अब ये इतनी अमाउंट इसकी बनती है। तो इसीलिए आप पोजेशन के साथ अकेला पोजेशन नहीं करते, आप हमेशा साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी करते हो, सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोजेशन, ठीक है, एंड पार्टीशन। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक दूसरे के क्या है, भाई भी हैं या नहीं है, आप एक दूसरे तो कुछ रिलेटिव भी हैं या नहीं है, तो फिर ही आपकी अगली बात आ गई ना, फिर पार्टीशनेबल है तो फिर पार्टीशन होगी। तो वो चीज़ें ये हम इसके अंदर देखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन वो किताब से ज़रा फियर होता है बच्चे का, तो मैं कोशिश करता होता हूँ जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो निकाल के हम पहले पढ़ लें, फिर जब पढ़ेंगे तो फिर अच्छा है आसान सी, ठीक है। तो कोशिश इसीलिए हम ये करते होते हैं। तो ये डिक्री है, इसके अंदर कुछ नहीं, एक सेट ऑफ की डिक्री, सेट ऑफ किसको कहते हैं वो भी एंड पे इसने बता दिया, वो गालबन 20 है या 20, हाँ वो 20 है या 19 है, उसके अंदर उसने सेट ऑफ भी बता दिया कि सेट ऑफ कैसे करना है डिक्री के अंदर। उसने कहा जिसकी ज़्यादा होगी वो दूसरी में मर्ज हो जाएगी, और जिसकी ज़्यादा लाइक डिफेंडेंट है तो डिफेंडेंट की प्रिवेल करती है अमाउंट, तो फिर डिफेंडेंट उसको इन्फोर्स करवाएगा, उसकी अमाउंट वो सेट ऑफ के अंदर आ जाएगा। वो 19 है, ऑर्डर 20 का रूल 19, तो वो ये सारा का ऑर्डर 20 है। देखते हैं इसको ज़रा पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को जहाँ पे कहीं एम्बिग्विटी आए, मैं तो कहता हूँ सारे ऑर्डर्स पढ़ के आया करो। अगर कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपको नहीं चीज़ें समझ आती, अंडरस्टैंड हो पाती, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आपको इस तरह कर दूँ कि आपको समझ आ जाए जी। ऑर्डर 20 निकालिएगा जी। जी ये आ गया, जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस द कोर्ट शैल फिक्स अ डेट नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। वो देखिए मैंने पहले बताया कि 15 दिन की एक डेट डालेगा, ठीक है, फॉर हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पार्टीज।
वही जो बहस अखीर आप कहते हो वो करेगा। द कोर्ट शैल आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड pronounce judgment in open court either at once or on some future day not exceeding 30 days। तो उसके बाद वो 3 दिन का डे डालती है, उस दिन ही प्रोनाउंस करनी। और ये ओपन कोर्ट होती है, ये इन कैमरा, मैंने कहा कि कोर्ट्स 2 तरह की होती हैं, एक ओपन कोर्ट होती है और एक इन कैमरा कोर्ट होती है। इन कैमरा हमेशा स्पेशल लॉज के अंदर या कोई ऐसा मामला जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों तो फिर वो कोर्ट कहती है। इन कैमरा से मुराद ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ वो पार्टीज मौजूद होंगी या नेसेसरी लोग जैसे अमला है या जज है, और कोई बाहर से नहीं आ सकता उस दिन, सिर्फ वही लोग होंगे। और ओपन के अंदर कोई भी जा सकता है, कोई भी हेयर कर सकता है, जजमेंट सुन सकता है जी। फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, ये हाई कोर्ट अमेंडमेंट जो आई, फॉर द सबमिशन ऑफ प्रिसाइज रिटन आर्ग्यूमेंट्स अलोंग विद द रिलेटिव रेलेवेंट केस लॉज बाय द पार्टी। ये देखिए, ये अब उन्होंने कहा कि आप अपने आर्ग्यूमेंट रिटन भी देंगे, ठीक है, आर्गूमेंट, क्योंकि जज साहब देखो इतना रश वर्क होता है। ये सिर्फ इस वजह से आई कि जज के पास हमेशा आप लोग बहस कर रहे हो तो कहना हाँ जी जी जी, और उधरों आके साइन कर रहे हो जी जी मैं सुन रहे हैं, तुम बोली जाओ। आपने अक्सर देखा होगा तो वो उसको नहीं क्लिक कर रही होती, उन्हें तो बाद में भी फैसला करना, तो उन्हें पढ़ना है कि हुण की करना है, तो आर्गूमेंट नहीं। इसलिए कोशिश हम भी पहले भी ऐसे करते थे कि जो केस हमारे, मुझे पता होता था कि हमें कि ये चीज़ें नहीं है तो हम रिटन आर्ग्यूमेंट्स दे देते थे ताकि कल इसको, या फिर कोशिश करते थे जज साहब ने उठा के सर ये पॉइंट लिखने वाला ज़रा लिख ले, तो वो अपने पॉइंट्स लिख लेता था ताकि उसको जजमेंट देने में आसानी हो रह जाए। अच्छा, फिर द कोर्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ द रिटन आर्ग्यूमेंट्स अंडर सब रूल 1 एंड आफ्टर हियरिंग द ओरल सबमिशंस if so required pronounce judgment in open court either at once or on the some future day not exceeding 15 days। पहले 30 दिन था, अब उन्होंने इसके भी 15 कर दिए हैं। for which due notice shall be given to the parties or their advocates। फिर power of pronounce judgment written by the judge predecessor। ये भी देखिएगा अक्सर क्या होता है कि एक केस एविडेंस क्लोज हो जाती है, वो जज चेंज हो जाता है, तो फिर कौन देगा, वो उसकी क्या पावर है, जो आता है वो क्या, उसकी क्या पावर है। वो कहता है अ जज में प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड बाय हिज प्रेडिसेसर। जिसने लिखी वही प्रोनाउंस करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। जो आ गया है वो आके नहीं, जिसने लिखी है वही जज प्रोनाउंस भी करेगा। इतने प्रोनाउंसमेंट की होती है, वो कभी आपने सुना होगा, लिखा होगा ए, क्या लिखा होता है, AO एंड AC, नीचे डेट होती है, सपोज आज क्या है 14 तो 2020, ये इस तरह का 2022 इस तरह का एक लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है, चले इस लफ्ज का मतलब पूछ रहा हूं, ठीक है। चले नेक्स्ट जी। इसका मतलब तो ये नहीं होगा कि जो प्रीडिसेसर जज है उसने जजमेंट पास तो कर दिया है, हाँ, रिटन फॉर्म में आ गई लेकिन उसने प्रोनाउंस नहीं किया। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, तो उसने सक्सेसर प्रोनाउंस नहीं करेगा, यही तो वो कह रहा है। प्रोनाउंस फिर वही करेगा जिसने की है, वो जाने से पहले प्रोनाउंस करके जाएगा, लेकिन वो अंडर पे लिख देता है कि जनाब मैंने कर दी और अगले ने एक्सेप्ट कर ली, कल मुक गई, ठीक है। और अक्सर लिखा होना एक उर्दू च लफ्ज लिखा होता है, सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, तो ठीक है। वो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते ने रुक जा, ऐ क्यों लिखे हाथ पर, उन्हें कहा सर जी ये लिखना होंगे, उन्होंने कहा तू मैंने सुनाया नहीं, तो फिर मैं दुरुस्त क्यों तस्लीम किया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता ही नहीं होता, लिखा होता है उथे भी सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, क्योंकि सुनाना होता है पर उथे सुनाने वाला काम ही कोई नहीं है, लेकिन सुनकर आपने दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। आप कहते हैं जी ठीक है, अगला आगे चलो। आगे जजमेंट टू बी साइंड, जजमेंट साइन होनी चाहिए, ठीक है। द जजमेंट शेल बी डेटेड एंड साइंड बाय जज इन ओपन कोर्ट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग इट एंड व्हेन once signed shall not afterward be altered or added save provided। वो एक दफ़ा हो गई तो फिर दोबारा उसके अंदर कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, करवाना तो 152 की एप्लीकेशन ज़रूर दो, वो आपके पास अल्ट्रेशन आपने देनी होती है ना जजमेंट के लिए। आप 110 के लिए तो जाते हैं, आपको पता है, लेकिन 617 में अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के लिए जाते हैं ना, लेकिन जहाँ जजमेंट में गलती हो जाए तो आपने 151 पढ़ा होना, 152 तो 53 कदे नहीं गया सी
152 और 153 भी इसी के लिए है। वो अगर कोई और ऑर्डर है जजमेंट के लिए है तो फिर स्पेसिफिकली 152 है, अगर कोई और ऑर्डर है उसकी दुरुस्तगी के लिए जाना तो 153 है। निकालें इसको 150। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अगर कुछ और है, जजमेंट नहीं है तो कुछ और है तो फिर 153 में जाएंगे। देखिए जनरल पावर टू अमेंड, ये जनरल पावर है, और अगर जजमेंट डिक्री और ऑर्डर है तो 152 ही है। ठीक है, उसने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। और इनहेरेंट पावर से तो आप बाखूबी वाकिफ हैं 151 से तो, और इसी तरह इसके साथ 561A है आपका CRPC का, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क बहुत है। सवाल अक्सर पूछ लेता होता है कि 151 और 561A में क्या फ़र्क है। शाबाश, वो 561A जस्ट हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, उसके अंदर क्रिमिनल कोर्ट कुछ नीचे ना मैजिस्ट्रेट आता है ना आपका सेशन जज आता है, लेकिन इसके अंदर सारों की है। ये सिविल जज फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास से लेकर ऊपर तक है, ये सारा 151 है। और उसके अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनको बस आपने देखना होता है, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो जब अब्यूज़ हो रहा होगा तो जब वहाँ पे, तो मैंने तो माजरत के साथ 151 के तहत एग्जीक्यूशन भी देखी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो हो जाती भाई। चलें, खैर नेक्स्ट है जज ऑफ स्मॉल काजेज। स्मॉल काजेज ख़त्म हो गया अब तो, लेकिन इतों ने ख़त्म नहीं किया, अमेंडमेंट आई भी लेकिन इसको भी ख़त्म ना कर सके। स्मॉल काजेज कोर्ट्स ख़त्म हो गया, अब उनकी जगह तो आ गई है स्मॉल काजेज एंड माइनर ऑफेंसेस। ठीक है, वो 2002 के अंदर अमेंडमेंट आई थी, लेकिन इसके अंदर वो उन्होंने स्मॉल काजेज का वर्ड ही लिखा हुआ है। चले, वो भी अपने पॉइंट्स को डिटरमिन करके जजमेंट दे सकते हैं। अदर कोर्ट्स में जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस, द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन। ये आपने एक समरी पढ़ी होगी, समरी ट्रायल क्रिमिनल के अंदर 260 to 265 आपका समरी ट्रायल है। तो जहाँ समरी ट्रायल होता है वहाँ कंसाइज स्टेटमेंट आती है, वहाँ पे कोई बहुत लंबी चौड़ी जजमेंट नहीं आती। तो ये भी वही जजमेंट है जो समरी ट्रायल में अक्सर आप, ये जो स्मॉल काज होता है इसका समरी ट्रायल होता है, एक दिन में हाँ भाई ठीक है जुर्माना चले ना निकल जा, तो वो कंसाइज, तो वो इस सूरत में ये कह रहा है, चार्ज जो दे रहा है वो इस सूरत में दे रहा है। फिर कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इश्यूज, वो उसको बताया जा रहा है कि हर इशू पे आपने उसको करना है, बट ऐसी इश्यूज की तरफ जाइए तो फिर ही है। हमने तो अपनी क्या करनी है, जस्टिफाई करनी है प्लेट, उसने अपनी रिटनी स्टेटमेंट, लेकिन हमने OPP और OPD पढ़े थे, ओनस प्रबंधी या ओनस ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट और ओनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ, वो हमने देखा था उसी इश्यूज को, और हर एक इशू को उसने प्रॉपरली क्या करना है, डिसाइड करना है। फिर ये कंटेंट्स ऑफ डिक्री आ गए, ये जो हमने अभी पढ़ा, द डिक्री शैल एग्री विद द जजमेंट, वो एग्री विद द जजमेंट। ठीक है, इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ सूट, द नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, पर्टिकुलर ऑफ क्लेम एंड सेट स्पेसिफिक क्लियरली रिलीफ ग्रांटेड और अदर डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। द डिक्री शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट incurred in the suit and by whom or out of what property and in what proportion such costs are to be paid। ये वो कॉस्ट की जो मैं जिक्र कर रहा हूं अभी का, वो कंटेंट्स के अंदर लिखनी चाहिए। द कोर्ट मे डायरेक्ट दैट द कॉस्ट पेएबल टू वन पार्टी बाय द अदर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी सम व्हिच इज एडमिटेड और फाउंड टू ड्यू फ्रॉम द, वो सेट ऑफ वाली बात कर रहा है। इन एडिशन टू पर्टिकुलर मेंशन इन क्लासेस 1 द डिक्री शैल कंटेन द एड्रेस ऑफ पार्टीज, ये मैंने पहले बताया हुआ है, जो आपका फर्द पता है, ऑर्डर 7 रूल 19 और ऑर्डर 8 रूल 11, ये मैंने पहले से जिक्र कर देता होता हूँ। वापस आ जाएं, आप कहाँ पे हैं। अच्छा, नेक्स्ट डेट ऑफ डिक्री, डेट डालनी है। द डिक्री शैल बी अ डेट द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड व्हेन द जज हैज सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट द डिक्री हैज बीन drawn up in accordance with the judgment, he shall sign the decree। पहले वो पढ़ेगा तो फिर वो साइन करेगा। फिर procedure where judge has vacated office before signing decree, अब डिक्री पे साइन नहीं हुए तो वो विकेट कर गए तो साइन उधर ही होंगे, फिर किसी और दे नहीं होंगे। कहता है where a judge has vacated office after pronouncing judgment but without signing the decree, जजमेंट हो गई प्रोनाउंस उस, लेकिन डिक्री नहीं हुई, फिर The decree drawn up in accordance with the judgment may signed by successor, तो डिक्री को उसका सक्सेसर कर सकता है साइन, जजमेंट को नहीं।
हाँ, अगर जजमेंट हो गई प्रनाउंस होके फिर उसका ट्रांसफर हो गया, हाँ डिक्री रह गई थी तो उसने कहा कोई नहीं डिक्री आप साइन कर दो। ये अक्सर मैंने इश्यूज देखे हैं, फिर बड़े रौला पा रहे हैं उन्होंने की करिएगा, फिर हाई कोर्ट को पूछने के सीनियर को पूछ दिया। इसमें है और इफ द कोर्ट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, या अक्सर कोर्ट वॉलिश हो जाती हैं बाय द जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट वाज सबऑर्डिनेट, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जज को भेज देंगे, फिर वो कर देगा, क्योंकि अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती कोर्ट ही। फिर डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी ओवडेंटली सेम, वो क्या क्या होगा, उसका रिकॉर्ड, सेटलमेंट ऑफ श्योर, वो जो चीज़ें होगी, सर्वे क्या हुआ, उसके बारे में सारा कुछ लिखेगा। फिर डिक्री ऑफ डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री है तो वो कह रहा है डिलीवर करो, अगर नहीं करता तो उसकी अमाउंट दो, अल्टरनेटिव अमाउंट हम कहते हैं। जो मोटरसाइकिल है, जो मोटरसाइकिल नहीं देता था चलो वो पैसे दे दे, तो वो अल्टरनेटिव अमाउंट्स वाली बात उसके अंदर लिख देता है। फिर डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के जरिए भी डिक्री हो सकती है। डिक्री हुई, उसने कहा भाई मैं सारे नहीं पे कर सकता तो मेरी क्या कर दो, इंस्टॉलमेंट्स कर दो, इंस्टॉलमेंट भी कर सकता है। ऑन ऑर्डर आफ्टर डिक्री ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, वो उसके बाद क्या कर सकता है, कहता है आफ्टर द पासिंग ऑफ एनी सच डिक्री द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट डेटर एंड द कंसेंट ऑफ डिक्री होल्डर ऑर्डर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट डिक्री शैल बी पोस्टपोन और शैल बी मेड बाय इंस्टॉलमेंट और सच टर्म्स दैट, वो उसने इंटरेस्ट लेना है नहीं लेना, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं करनी, जो सिक्योरिटी लेनी, जो भी करना है वो उनकी आपस में कंसेंट के जरिए कोर्ट कर सकती है। फिर डिक्री ऑफ पोजेशन एंड मीन्स प्रॉफिट, अब ये मीन्स नहीं लिखा हुआ, मीन्स प्रॉफिट, एस जो है साइलेंट होता है, इसकी डेफिनेशन मीन प्रॉफिट के पीछे है, जितना भी उसने अपनी पोजेशन में इलीगल रखा और उससे बेनिफिट्स लिए उसको मीन प्रॉफिट कहते हैं। जितने बेनिफिट्स लिए अदर देन उसकी जो वेयर एंड टियर या उसके ऊपर खर्चा था उसके हट कर वो सारे रिकवर कर सकते हैं एज ए मीन प्रॉफिट, ठीक है, तो वो मीन प्रॉफिट्स हैं, भी पीछे डेफिनेशन है इसकी। फिर वेयर अ सूट है इज फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड फॉर द रेंट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि मीन प्रॉफिट कितने हद तक मिल सकते हैं। इसके अंदर पॉइंट है कि जिस वक्त आपने दावा दायर किया और उस वक्त मीन प्रॉफिट मांग लिए तो फिर उस वक्त से जितने भी ईयर तक चलता है फिर सारे मिलेंगे। अदरवाइज उसने कहा नहीं, उसने एक अमाउंट उसने डिक्लेयर कर दिया कि कितने साल के अंदर, फिर जो मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई साल क्या 2 साल या 3 साल लिखा होगा, चलें देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहता है जी, वेयर अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड रेंट फॉर मनी प्रॉफिट कोर्ट में पास फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, द रेंट आर मीन प्रॉफिट विच हैव अकर्ड ऑन द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, द डायरेक्ट इन इंक्वायरी एज टू रेंट आर मीन प्रॉफिट, फिर उसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी, डायरेक्टिंग इंक्वायरी टू रेंट आर मीन प्रॉफिट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंटिल, तो उस वक्त से लेकर डिक्री तक इंक्वायरी करवाई वाकई कितने हैं कितने नहीं बनते। फिर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू द डिक्री होल्डर, फिर उसको डिलीवर करवाने के लिए भी उसको कहेगा। द लिंक्विश ऑफ पोजेशन बाय जजमेंट डेटर विद नोटिस टू डिक्री होल्डर थ्रू द कोर्ट, वो लिंक्विश भी कर सकता है, अगर बाई पोजेशन नहीं लेता मैं इसको दे देता और लिंक्विश भी कर सकता है। फिर एक्सपायरेशन ऑफ 3 years, ये देखें ये आ गया, द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री विच एवर इवेंट फर्स्ट अकर्स, देखिए 3 साल के बाद कह रहा है, या तो इंस्टीट्यूशन से लेकर अंटिल वो, या फिर जिस वक्त आपका डिक्री होगा 3 साल के अंदर जो लेंगे आप दावा करेंगे मीन प्रॉफिट को, वो 3 साल वाले ही मिलेंगे, ठीक है। ये मैं 3 साल का इसीलिए जिक्र कर रहा था पहले, या तो आपने जब डिक्री दावा हुआ उस वक्त ही मीन प्रॉफिट मांग लिए थे तो मिलेंगे, अदरवाइज वो क्या कह रहा है, द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री विच एवर इवेंट फर्स्ट अकर्स, उसने कहा पहले तो डिक्री हुई ना, ठीक है, जब इंस्टीट्यूट हुआ, या फिर जिस वक्त डिक्री उसके 3 साल एक्सपायर होने तक, वो कह रहा है जो के पहले इवेंट हो जाए, जैसे हमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर खुला तलाक के अंदर कि 90 दिन में क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन उसने कहा इन प्रेगनेंसी की सूरत में अगर आपने देखा होगा कि अगर तो 90 दिन पहले ख़त्म हो गए और डिलीवरी बाद में हुई तो फिर डिलीवरी के फ़ौरन बाद वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव।
लेकिन अगर तो उसके बाद भी टाइम रहता है तो फिर जितना टाइम रहता है वो पूरा करेगी, ठीक है। इसी तरह वेयर एन इंक्वायरी इज डायरेक्टेड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी, एनी फाइनल डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट और मीन प्रॉफिट शैल बी पास इन अकॉर्डेंस विद रिजल्ट ऑफ सच इंक्वायरी। वो कितने बनते हैं उसकी इंक्वायरी के ऊपर करके वो फाइनल कर देगी। सर बी और सी का तो उन्होंने क्लियरली कह दिया फाइनल डिग्री सिर्फ एक ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के, हाँ हाँ, उसका नहीं उन्होंने बताया, तो ये फाइनल डिग्री नहीं है। देखिए फाइनल ही है, उसने कहा मीन प्रॉफिट मांग रहे हैं ना, तो मीन प्रॉफिट तो अभी आपके डिटरमन होने कितने हैं, जब डिटरमन होंगे तो फाइनल डिग्री पास होएगी ना। आप तो कह रहे हैं कि पोजेशन तो मुझे उसने लिंकिश भी कर दिया, उसने कहा ये ले ले पोजेशन मिल गया, अब लेकिन मीन प्रॉफिट की हद तक उसने कहा जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं, तो इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो फिर ही मीन प्रॉफिट मिलेंगे ना, कि कितने आप कहेंगे 2 करोड़ है, वो कैसे मान ले 2 करोड़ है, वो पहले इंक्वायरी करवाएगी, इंक्वायरी जब पूरी होगी तो फिर देखा जाएगा हाँ जी इतने बनते हैं तो फिर उसको दिलवाए जाएंगे जी। डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेशन सूट, एडमिनिस्ट्रेशन सूट ये वो मैं कह रहा था, इसकी जो है प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है। फिर आगे डिक्री इन प्रीएम्पशन सूट, प्रीएम्पशन वैसे ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है, प्रीएम्पशन सूट में भी डिक्री आ सकती है, ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा। डिक्री इन सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये 15, इसमें भी उसने कहा पहले पार्टनर डिक्लेयर करो फिर पोर्शनेट के हिसाब से फिर उसका वो होगा। इसी तरह डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये प्रिंसिपल एजेंट पहले तो डिक्लेयर हो कि आप प्रिंसिपल और एजेंट हैं, ठीक है, पहले तो डिक्लेयर हो गए फिर आपका क्या लेन देन बनता है, वो भी प्रीलिमिनरी डिक्री। फिर स्पेशल डायरेक्शन है इसके अकाउंट्स, अकाउंट्स के लिए डायरेक्शन स्पेशल कर देते हैं कि भाई जहाँ जहाँ इसका लिखा हुआ क्या सच है क्या झूठ है, एविडेंस लेगा फिर उसको बताएगा। फिर इन द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी आर सेपरेट पोजेशन, पार्टीशनेबल है या नहीं है, पहले तो ये डिक्री होगी फिर उसके बाद फाइनल हो जाएगी, तो वो चीज़ें हैं। फिर डिक्री वन सेटअप इज अलाउड, जब सेटअप अलाउड किए हैं तो फिर डिक्री कैसे होनी, उसने कहा जिसकी तरफ ड्यू अमाउंट बनती होगी वो डिक्री जो है ना उसके हक में हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसी तरह सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, वो जजमेंट डिक्री की सर्टिफाइड कॉपीज़ मिलेंगी आपको, आप जब तक वो एप्लीकेशन देंगे और उसके एक्सपेंसेस कोर्ट आपसे लेगी और फिर आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे देगी। ये आपका ऑर्डर था जनाब 20 जो कि आपका ख़त्म हुआ यहाँ पे। अब इसके साथ जो मिसलीनियस प्रोविजंस है ना, जिसके अंदर आपने कहा कि इसके अंदर और क्या चीज़ है, अब देखिए हमने जब इंस्टीट्यूशन पढ़ी थी तो ऑर्डर 32 का जिक्र किया था, हमने कहा था कि माइनर भी दावा कर सकता है ना, माइनर भी दावा कर सकता है ना सर, माइनर कौन से लॉ के तहत दावा कर सकता है, ऑर्डर 32 के तहत, और पागल बंदा कौन से लॉ के तहत कर सकता है, वो भी 32 ही है, ठीक है, उसी के अंदर ही। फिर हमने कहा था कि अगर ये इंक्वायरीज करवाई जाती हैं, आप कहते हैं पार्टीशनेबल है या नहीं है, किससे होनी है, कौन करेगा, कमीशन करेगा, इसको कहते हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, वो 75 to 78 और ऑर्डर 26, ठीक है। तो ये अब आपने ये देखना है कि ये सारी मिसलीनियस है, साथ आपके अटैच होंगी, इसको हम अलग से इसीलिए नहीं पढ़ रहे, मैं साथ में आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कमीशन कहाँ पॉइंट होता है, उसने कहा वहाँ होता है जहाँ चेक करना हो, ठीक है, क्या या किसी विटनेस को एग्जामिन करना हो, ठीक है, फिर आप कमीशन अपॉइंट करते हो कि वो आ नहीं सकते तो चलो हम कमीशन अपॉइंट कर लेते हैं, उसको कंप्लीट उसने वहाँ लिखा है कि कमीशन कैसे अपॉइंट होना है, उसकी एक फ़ीस होगी वो देनी है, और फिर वो सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें आपने ऑर्डर 26 में अगर आप पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और इससे आगे यहाँ तक आपकी जो CPC का बेसिक चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, अब आगे रेमेडी शुरू होनी है, ठीक है। ट्रायल कोर्ट का ट्रायल यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये ट्रायल ख़त्म हुआ ना, अब आगे तो हम इसकी फर्दरेंस में जाएंगे कि जहाँ रेमेडीज़ हैं वो अपील रिव्यू रिवीजन है, या जो यहाँ पे ये शख्स है ये जाके एग्जीक्यूशन करवा सकता है, तो एग्जीक्यूशन के साथ वो 3 रेमेडीज़ आपकी रह गई हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने कहा था इंटरप्रिटेशन है, अगर लॉ की इंटरप्रिटेशन करवानी हो तो ऑर्डर 27A है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अगर कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा तो, और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ सूट करना है या गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ करना है, प्रोसीजर यही होगा सारा, लेकिन उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ने करना है, गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ या आपने गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर ये है कि पहले आपको नोटिस करना होगा,
2 महीने प्रायर टू नोटिस करना होगा गवर्नमेंट को। वो बताया हुआ है फेडरल है तो किसके थ्रू जाना है, प्रोविंशियल है तो किसके थ्रू जाना है, अगर रेलवे है तो किसके थ्रू जाना है, वो सारी चीज़ें ऑर्डर 27 में और सेक्शन 79 to 82 तक वो सारी चीज़ें बता दी वहाँ पे। ये आपने कल मिसलीनियस चीज़ें पढ़ के आनी है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करने हैं कि ये क्या है भाई। लोकल कमीशन को अब लोकल कमीशन, अब बाज़ का तो मैंने उस दिन आपको कहा था कि इसकी जो कैप्शंस हैं वो याद करके आए। लोकल कमीशन को इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि वो सवाल इसी का पूछ लेता है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें आ नहीं रही होती, तो या फिर वो कभी ना कभी जो आर्बिट्रेशन का जिक्र आप करते हो कि जिसको कहते हो जनाब ये एक इसको बना दो ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो आपका 89A है, तो वो चीज़ें इसके थ्रू होती हैं, ठीक है, कि आप इसको करवा सकते हो। और कभी कभार वो क्वेश्चन पूछता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का। सप्लीमेंटल क्या होती हैं? तो सप्लाई, अब देखिए आपने एक स्टे लिया, स्टे विकेट हो गया, उसके दौरान स्टे नहीं मिला, उसके दौरान कोई बंदा ऐसी कोई प्रोसीडिंग कर देता है कि वो या स्टे की वायलेशन करता है, तो ऐसी की करने हैं या स्टे विकेट करवाने जाते हैं, तो हमें तो पता नहीं हमने क्या करना है, हम जो कौन सी एप्लीकेशन देनी वो भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे ये 94-95 बताता है कि हमने क्या करना है, अगर डिफेंडेंट ने क्या करना है, अगर वायलेशन है तो क्या करना है, तो वो 94-95 ये जो आपने अब कल पढ़ के आना है वो आपने लोकल कमीशन पढ़ के आना है, जिसको इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कहते हैं, और एक्सीडेंटल प्रोसीडिंग पढ़ के आनी है जो कि 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग सॉरी, वो आपके 94-95 वो पढ़ के आना है। साथ में आपने ऑर्डर्स 27 और 26 पढ़ के आना है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रायल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच जी।